नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में, जिसमें मैं परशुराम अग्रवाल आज आप लोगों को बताने वाला हूं रोजगार कौशल के चौथे सत्र को। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। बच्चों, सबसे पहले हम लोगों ने देखा था यूनिट 1 के सबसे पहले सत्र को, जिसका नाम था संचार के तरीके। इसके अंदर हमने विभिन्न प्रकार के संचार के तरीके और उससे संबंधित कुछ चीजों को देखा था, जैसे संचार क्या है, संचार के महत्वपूर्ण भाग कौन कौन से हैं, संचार प्रक्रिया और उसके तत्व कौन कौन से हैं, एवं संचार के तरीके कौन कौन से हैं। और इसके साथ हमने कुछ रोल प्ले को भी देखा था। इसके बाद हम लोगों ने देखा था सत्र क्रमांक 2 को, जिसमें हमने देखा था मौखिक संचार। और इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था मौखिक संचार क्या है, मौखिक संचार के कितने प्रकार होते हैं, मौखिक संचार के कौन कौन से लाभ हैं, मौखिक संचार से कौन कौन से नुकसान हैं, एवं मौखिक संचार में हम किस प्रकार से माहिर बन सकते हैं। एवं सत्र नंबर 3 में हम लोग पढ़ चुके हैं गैर मौखिक संचार। और इसके अंदर हम लोगों ने देखा है गैर मौखिक संचार क्या है, गैर मौखिक संचार का क्या महत्व है, गैर मौखिक संचार के कितने प्रकार होते हैं, एवं दृश्य संचार किसे कहते हैं। एवं अब हम बात करते हैं आज के चौथे सत्र की, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं संचार चक्र और प्रतिक्रिया का महत्व, जिसे अंग्रेजी में कम्युनिकेशन साइकिल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक कहते हैं। बच्चों, इसके अंदर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिक्रिया कितने प्रकार की होती है, प्रतिक्रिया या प्रतिपुष्टि किसे कहते हैं, एक अच्छी प्रतिक्रिया क्या होती है, प्रतिक्रिया का महत्व या इम्पोर्टेंस क्या है। साथ ही हम इस सत्र के अंत में सत्र से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, संचार चक्र और प्रतिक्रिया का महत्व। उसके पहले हम लोग देख लेते हैं फीडबैक क्या होता है। देखिए बच्चों, फीडबैक 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, फीड प्लस बैक। जब भी आप अपनी बात को रखते हैं तो सामने वाला व्यक्ति उसको सुनकर के कुछ रिस्पॉन्स करता है, यानी वो उसके वापस में कुछ प्रतिक्रिया या कुछ उत्तर देता है, जिसे हम बैक कह रहे हैं। तो इस प्रकार से पूरा एक शब्द फीडबैक होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं फीडबैक 2 प्रकार से हो सकता है, एक तो फेक फीडबैक हो सकता है और दूसरा रियल फीडबैक हो सकता है। यहां देखते हैं फेक फीडबैक क्या होता है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताया गया है, यू डिड अ ग्रेट जॉब ऑन दैट प्रोजेक्ट। इसका मतलब है कि आपने एक प्रोजेक्ट पर या किसी भी प्रोजेक्ट पर अच्छा काम किया है। तो फिर इसमें फेक क्या है, इसके नीचे पढ़ते हैं, फेक फीडबैक इज वैग्यू एंड डजंट टेल द पर्सन व्हाट टू रेप्लिकेट। बच्चों, फेक फीडबैक केवल यहां पर यह कहा गया है कि आपके द्वारा जो प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा था वह अच्छा है, लेकिन उस प्रोजेक्ट की अच्छाइयां नहीं बताई गई है। अब जब भी हम किसी को फीडबैक दें तो हमें इस बात का विशेष ध्यान देना है कि हमें उस फीडबैक में डिस्क्रिप्शन के साथ में अपनी बात को रखना है कि आपने किसी काम में क्या अच्छा किया है या फिर क्या बुरा किया है। क्योंकि जब भी हम किसी बात के लिए फीडबैक देते हैं और यह बताते हैं कि आपने इस काम में यह बिंदु बहुत अच्छे से कवर किया है, तो यह एक रियल फीडबैक होता है, क्योंकि
इसके माध्यम से हम उसके पूरे प्रोजेक्ट को समझ पाते हैं एवं उसको प्रोजेक्ट की खामियां या फिर अच्छाइयां बता पाते हैं। उसी के बाद देख लेते हैं रियल फीडबैक। यू प्रोवाइडेड द क्लाइंट विद डिटेल। देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया गया है रियल फीडबैक के अंदर कि जो भी क्लाइंट्स हैं आपने विद डिटेल के साथ में बताया है। वीकली स्टेटस अपडेट, साथ साथ में आपने उनका स्टेटस वीकली अपडेट किया हुआ है। दिस मेड द क्लाइंट फील इन्वॉल्व एंड टेकन केयर ऑफ। ग्रेट जॉब। बच्चों, दोनों बातें एक ही हैं, लेकिन यहां पर जो पहली बात है वह है फेक फीडबैक कहलाएगी एवं दूसरी बात रियल फीडबैक कहलाएगी, क्योंकि यहां जो भी अच्छाइयां हैं हम उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, हम उसका वर्णन के साथ में उसका फीडबैक बता रहे हैं। तो बच्चों, हमें हमेशा जो फीडबैक बताना है वह डिटेल में बताना है, जिससे जो भी व्यक्ति है उसको कम से कम यह जानकारी हो कि हमने इस काम में क्या अच्छा किया है या फिर क्या बुरा किया है। जैसा कि बच्चों हम सभी जानते हैं कि संचार चक्र और प्रतिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है, और देख भी लेते हैं प्रतिक्रिया संचार चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रभावी संचार के लिए यह महत्वपूर्ण है कि प्रेषक प्राप्तकर्ता से संदेश प्राप्त करने के बारे में एक पावती प्राप्त करे। जब एक प्रेषक जानकारी भेजता है, प्राप्तकर्ता प्राप्त संदेश पर प्रतिक्रिया प्रदान करता है। कार्य परिवेश में जब आप किसी को उनके काम का प्रदर्शन करते हुए देखते हैं और फिर उनके प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए उनके साथ संवाद करते हैं, तो आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि जो फीडबैक है या प्रतिक्रिया है, इसके बिना हमारा संचार चक्र कभी भी पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि जब भी हम किसी से कम्युनिकेशन करते हैं, हम किसी से बातचीत करते हैं, तो उसका फीडबैक देना या लेना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। और जब सामने वाला व्यक्ति कुछ बात करता है और उसके रिप्लाई में या उसके रिस्पॉन्स में जब हम अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, तो इसी को हम फीडबैक कहते हैं। बच्चों, फीडबैक दोनों प्रकार का हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है, और दोनों ही फीडबैक जरूरी भी है। लेकिन एक अच्छे फीडबैक में क्या क्या बातें होनी चाहिए, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो एक अच्छा फीडबैक स्पेसिफिक होना चाहिए, जिसे हिंदी में विशिष्ट भी कहते हैं। एक अच्छे फीडबैक के अंदर हमेशा यह सहायक या फिर हेल्पफुल होना चाहिए, एवं एक अच्छा फीडबैक हमेशा दयालुता के साथ होना चाहिए। आइए जानते हैं विशिष्ट क्या है। विशिष्ट, जिसे इंग्लिश में स्पेसिफिक भी कहते हैं, तो एक स्पेसिफिक फीडबैक क्या है। सबसे पहले हम रॉन्ग को देख लेते हैं। राइट मोर, दिस शुड बी लॉन्गर। बच्चों, इसको हिंदी में कहें, ज्यादा लिखिए, यह बड़ा होना चाहिए। यह एक स्पेसिफिक फीडबैक नहीं है, क्योंकि यहां हम बच्चे को या किसी को भी यह नहीं बता रहे हैं कि आपको इसमें क्या ज्यादा लिखना है या आप किस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करिए, जिससे कि आप जो लिख रहे हैं वह और भी अच्छा हो जाए। तो एक स्पेसिफिक फीडबैक किस प्रकार से होना चाहिए, आइए देखते हैं। राइट मोर डिस्क्रिप्शन, यहां हम उसको बता रहे हैं कि आपने जो इसका डिस्क्रिप्शन दिया है उसको और बढ़ाएं। What does the new house look like? यह नए घर में आप और क्या अच्छा देखते हैं या और क्या अच्छा फील करते हैं। How does the she feel on the first day at her new school? एवं उसने अपने स्कूल में पहला दिन किस प्रकार से फील किया, इसके बारे में आपको लिखना है। तो बच्चों, दोनों में आप अंतर देख सकते हैं कि यहां पर केवल बताया गया था कि आप और ज्यादा लिखिए, लेकिन यहां पर आपको बताया गया है कि आपको किस सेक्शन के अंदर ज्यादा काम करना है, तो जिससे कि आप यहां पर इस चीज के बारे में सोच करके और भी ज्यादा लिख सकते हैं। तो यह कहलाता है स्पेसिफिक फीडबैक। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सहायक या फिर हेल्पफुल फीडबैक की। देखते हैं, दिस इज ऑसम, यह अच्छा है, सो गुड, वेरी गुड। तो यहां पर यह अच्छा है, सो गुड, यह ऐसा नहीं बोलना है। तो इसी को फिर हम किस प्रकार से बोलेंगे।
I like the detailed description you wrote for एवलिता, जिसका मतलब है कि मुझे यह पसंद आया कि तुमने एवलिता के बारे में डिस्क्राइब में लिखा। कैन यू डू द सेम फॉर जॉन, क्या आप जॉन के लिए भी इसी प्रकार से लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने उस बच्चे की जो भी कहानी या जो कुछ भी उसने लिखा हुआ है हमने उसको पढ़ा, समझा और उसको डिस्क्राइब किया कि आपने इसमें क्या अच्छा किया है। तो इस प्रकार से यह जो फीडबैक है, इस फीडबैक से उसे जॉन के बारे में लिखने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर हमने उसको बताया है कि आपने जिस प्रकार का डिस्क्रिप्शन एवलिता के लिए किया है आप उसी प्रकार का डिस्क्रिप्शन जॉन के लिए भी कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं दयालु या फिर काइंड फीडबैक की। बच्चों इसमें हम देखते हैं दिस इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग, यह सूचना गलत है। तो यह एक काइंड फीडबैक नहीं हो सकता, हमें इसको डिस्क्राइब करना होगा कि इसमें क्या गलत है और आप इसमें क्या सही कर सकते हैं। देखते हैं चेक योर रिसर्च फॉर द रिलीजन एंड लैंग्वेज ऑफ फ्रांस। देखिए बताया गया है कि यहां आप फ्रांस की जो भाषा है या जो रिलीजन है आप उसकी रिसर्च के बारे में एक बार फिर से चेक कीजिए। इज इंग्लिश द मेन लैंग्वेज ऑफ फ्रांस, क्या फ्रांस की मेन भाषा इंग्लिश है। तो यहां हम उस कहानी को पढ़ करके या उसके द्वारा जो भी लिखा गया है उसको पढ़ करके उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं कि आपने इसमें कहां गलती की है और आपको इसमें क्या सुधारने की आवश्यकता है। तो बच्चों हमें हमेशा फीडबैक देते समय इन पहलुओं को विशेष ध्यान देना है। अब आगे बात करते हैं प्रतिक्रिया के प्रकारों के बारे में। सबसे पहला जो प्रकार होता है वह होता है सकारात्मक प्रतिक्रिया या फिर पॉजिटिव फीडबैक। बच्चों हमें यहाँ पर सकारात्मक प्रतिक्रिया के पीछे जो सिद्धांत है केवल उसको समझना है कि आखिर सकारात्मक प्रतिक्रिया ही क्यों जरूरी है। देखते हैं बच्चों यदि कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है तो हमें उसकी प्रशंसा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि यदि हम उसकी प्रशंसा करते हैं तो वह अपने काम को उसी प्रकार से निरंतर करता रहेगा एवं सकारात्मक प्रतिक्रिया के द्वारा उस व्यक्ति को एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है जिससे वह अपने काम को और भी बेहतर करने की कोशिश करता है। एवं जब भी आप किसी को सकारात्मक प्रतिक्रिया दें तो उसके साथ आप उसे डिटेल में बताएं कि आपने यहाँ पर क्या अच्छा किया है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कुछ उदाहरण। मैंने देखा कि आपने काम पूरी तरह से समाप्त कर दिया है, आपने अच्छा काम किया है। तो यह एक सकारात्मक प्रतिक्रिया है जहां पर बताया गया है कि किसी व्यक्ति द्वारा जो काम किया गया वह बहुत ही अच्छा है और उसने बहुत ही अच्छे तरीके से उस काम को समाप्त भी कर दिया है। या आई लाइक इट, आई लव इट, गुड जॉब, ग्रेट स्टफ, दैट करेक्ट, दैट्स इट, दैट्स नाइस, दैट्स राइट, वेरी गुड एंड वेल डन। बच्चों इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि यह जो भी शब्द हैं यह एक पॉजिटिव फीडबैक में आते हैं, लेकिन जब भी आप किसी को फीडबैक देते हैं तो है डिस्क्रिप्शन के साथ में होना चाहिए। बिकॉज यदि आप कोई भी फीडबैक डिस्क्रिप्शन के साथ नहीं देते हैं तो वह एक अच्छा फीडबैक नहीं होता है, क्योंकि हम लोग शुरुआत में ही पढ़ चुके हैं कि एक अच्छे फीडबैक हमेशा स्पेसिफिक फीडबैक भी होना चाहिए। इसके बाद आता है प्रतिक्रिया का दूसरा प्रकार जो जिसे कहते हैं नकारात्मक प्रतिक्रिया या फिर नेगेटिव फीडबैक। नकारात्मक प्रतिक्रिया यह इंगित करने की प्रतिक्रिया है कि कोई व्यक्ति खराब क्या कर रहा है। बच्चों नेगेटिव फीडबैक से यह मतलब नहीं है कि आपको सामने वाले व्यक्ति को फीडबैक केवल नेगेटिव ही देना है या नकारात्मक ही देना है। आपको यह बताना है कि आपने जो फीडबैक दिया है वह किस कारण से नकारात्मक दिया है। मतलब यहाँ पर आपको उस व्यक्ति की
कमी बतानी है और साथ में यह भी बताना है कि आप उस कमी को किस प्रकार से पूरा कर सकते हैं। पढ़ते हैं और उसे बता रहा है कि कैसे बदलना है। इसमें एक व्यक्ति को यह बताना भी शामिल हो सकता है कि वह जो रवैया प्रदर्शित कर रहा है वह अनुचित है या कुछ व्यवहार और आदतें समस्या पैदा कर रही है। बच्चों, हमें हमेशा जब फीडबैक देना है तो यह ध्यान रखना है कि जो भी हमारा फीडबैक होना चाहिए वह स्पेसिफिक, हेल्पफुल एवं काइंड फीडबैक होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं प्रतिक्रिया के तीसरे प्रकार की ओर, जो आता है कोई भी प्रतिक्रिया नहीं या फिर नो फीडबैक। बच्चों, यदि हम किसी की बात सुनते हैं और सुनने के बाद यदि हम उसे रिस्पॉन्स नहीं करते हैं तो वह नो फीडबैक या कोई प्रतिक्रिया नहीं के अंतर्गत आ जाता है। यह भी अपने आप में एक प्रतिक्रिया है जो विचारों की असहमति को इंगित करता है। यहां पर जब हम किसी से सहमत नहीं होते हैं तो यह नो फीडबैक के अंदर आ जाता है और इसमें हम कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। इसके बाद बात करते हैं प्रतिक्रिया या प्रतिपुष्टि किसे कहते हैं। यदि प्रतिक्रियाएं ठीक से साझा की जाती हैं तो मौजूदा शक्तियों को सुदृढ़ करने में मदद मिल सकती है और त्रुटियों को सुधारने के लिए प्राप्तकर्ता की क्षमताओं को बढ़ा सकती है। बच्चों, यदि हम प्रतिक्रिया को या फीडबैक को प्रभावी तरीके से देते हैं तो जो भी व्यक्ति गलतियां कर रहा है वह अपनी गलतियों को आपके द्वारा दिए गए सजेशन के माध्यम से सुधारने के लिए अग्रसर होता है। लक्ष्यों को प्रबंधित करने और प्राप्त करने में इसका दीर्घकालिक प्रभाव हो सकता है। बच्चों, हमारी प्रतिक्रिया ही हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने और हमारे लक्ष्यों को खोने के बीच में एक पुल का काम करती है। एक अच्छी प्रतिक्रिया किस प्रकार से दी जा सकती है यह हम कुछ बिंदुओं को पहले पढ़ चुके हैं। सबसे पहले यहां पर आता है एक अच्छी प्रतिक्रिया में क्या क्या बातें होनी चाहिए। सबसे पहला बिंदु हम पीछे देख चुके हैं, विशिष्ट। इसको डिस्क्राइब करते हैं। बच्चों, हमें हमेशा सामान्य टिप्पणियों से बचना है। हमें कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं करना है जो किसी को आहत करे। एवं जब भी हम किसी को प्रतिक्रिया देते हैं तो हमें उसमें उदाहरणों को भी या एग्जाम्पल को भी शामिल करना है, क्योंकि यदि हम किसी को समझा रहे हैं और हम उसको उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं तो वह उसको बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा। सलाह देने के बजाय विकल्प देने से प्राप्तकर्ता को यह तय करने की अनुमति मिलती है कि आपकी प्रतिक्रिया के साथ क्या करना है। बच्चों, हमें प्रतिक्रिया में केवल सलाह ही नहीं देना है, इसके साथ साथ हमें उसको कुछ विकल्प के माध्यम से यह बताना है कि यदि आप इस विकल्प का उपयोग करेंगे तो आप जिस काम को कर रहे हैं वह और भी अधिक आसानी से किया जा सकता है। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रतिक्रिया के दूसरे प्रकार को, जो आता है समय पर या फिर टाइम की। बच्चों, कोई भी प्रतिक्रिया ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप उस प्रतिक्रिया को समय पर ना दें, क्योंकि यदि फीडबैक या फिर प्रतिक्रिया देने का समय निकल चुका है तो अब हमारी प्रतिक्रिया का कोई भी प्रभाव नहीं रहेगा। तो जब हमारी प्रतिक्रिया का महत्व होता है हमें उसी समय पर अपनी प्रतिक्रिया भी देनी चाहिए। एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। यदि आपके शिक्षक ने आपसे स्कूल में कुछ टॉपिक्स के बारे में आपसे पूछा है और यदि आप उस समय पर उसका उत्तर नहीं देते हैं एवं यदि आपको बाद में वह याद आता है तो अब उसका याद आना या ना आने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहां पर समय निकल चुका है जब आपको उस प्रश्न का उत्तर देना था। इसका
तीसरा बिंदु आता है विनम्रता या फिर पोलाइट। बच्चों, हमें जो प्रतिक्रिया देनी है हमेशा विनम्रता के साथ देनी है, पोलाइटली देनी है। जबकि प्रतिक्रिया साझा करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर जो प्रतिक्रिया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें बिना प्रतिक्रिया के हमारा कम्युनिकेशन पूरा नहीं हो सकता है। तो प्राप्तकर्ता को प्रतिक्रिया की भाषा से आहत महसूस नहीं करना चाहिए। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि हमें हमेशा जो प्रतिक्रिया देना है, हमारी प्रतिक्रिया से किसी को भी आहत नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि यदि किसी को आहत पहुंचता है तो वह एक प्रभावी प्रतिक्रिया नहीं हो सकती। इसके बाद चौथा बिंदु आता है निरंतर समर्थन की पेशकश। प्रतिक्रिया साझा करना एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। प्रतिक्रिया देने के बाद प्राप्तकर्ताओं को बताएं कि आप सहायता के लिए उपलब्ध हैं। बच्चों, जब भी आप किसी को प्रतिक्रिया देते हैं तो आप हमेशा इस प्रकार से व्यक्ति को फील करवाएं कि आप उनके साथ खड़े हुए हैं, आप उनकी मदद करने के लिए हमेशा उपलब्ध हैं। तो क्योंकि यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रतिक्रिया के महत्व के बारे में या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक के बारे में। बच्चों, प्रतिक्रिया अंतिम घटक है। बच्चों, याद करो, यदि हम अपने कम्युनिकेशन साइकिल को देखें तो वहां आपको बताया गया था कि प्रतिक्रिया हमारे कम्युनिकेशन साइकिल का सबसे अंतिम तत्व या फिर घटक होता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और संचार की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से भी एक है, क्योंकि इसे प्राप्तकर्ता द्वारा प्रेषक को दी गई प्रतिक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। बच्चों, प्रतिक्रिया हमारे लिए हमारे पूरे कम्युनिकेशन का एक निचोड़ होता है, जिसमें हमें यह समझ में आता है कि अब हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए हम कुछ कारणों पर भी गौर कर लेते हैं। सबसे पहला जो कारण आता है वह आता है यह प्रभावी सुनने को मान्य करता है। पढ़ते हैं इसके अंदर, प्रतिक्रिया प्रदान करने वाला व्यक्ति जानता है कि उन्हें समझा गया है और उनकी प्रतिक्रिया कुछ मूल्य प्रदान करती है। बच्चों, जो भी व्यक्ति प्रतिक्रिया देता है या फिर प्रतिक्रिया सुनता है तो उन्हें यह पता है कि हम जो बात बोलने वाले हैं वह कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया ही दूसरे व्यक्ति के रास्ते को प्रशस्त करती है। दूसरा बिंदु आता है यह प्रेरित करता है। प्रतिक्रिया हमेशा दूसरे व्यक्ति को प्रेरित करता है कि उसे अब आगे क्या करना चाहिए। प्रतिक्रिया लोगों को बेहतर कार्य संबंध बनाने और अच्छे काम की सराहना करने के लिए प्रेरित कर सकती है। तीसरा बिंदु आता है यह हमेशा होती रहती है, क्योंकि हम जानते हैं प्रतिक्रिया निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। तो हर बार जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो हम प्रतिक्रिया देते ही हैं, इसलिए यह असंभव है कि किसी को प्रदान ना किया जाए। इसके बाद अगला जो बिंदु आता है यह सीखने को बढ़ाता है। प्रतिक्रिया से हमें बहुत कुछ सीखने में भी मदद मिलती है, क्योंकि जब भी हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया हमारे आगे के रास्ते को या आगे की योजना को सुधारने या फिर उसे विकसित करने में हमारी मदद करती है। अगला जो बिंदु आता है यह प्रदर्शन को बेहतर बनाता है। बच्चों, प्रतिक्रिया हमारे प्रदर्शन को हमेशा बेहतर बनाने में हमारी मदद करती है। तो बच्चों, यहां पे आपने देखा कि इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक या प्रतिक्रिया का महत्व क्या है। एक बार फिर से देख लेते हैं। यह प्रभावी सुनने को मान्य करता है। नंबर 2, यह प्रेरित करता है। नंबर 3, यह हमेशा होती रहती है। नंबर 4, यह सीखने को बढ़ाता है। एवं नंबर 5, यह प्रदर्शन को बेहतर बनाता है। तो यह 5 बिंदु हैं जो हमारे प्रतिक्रिया के महत्व के बारे में दिखाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं सत्र 4 की बहुविकल्पीय प्रश्नों को, जिसमें सबसे पहला प्रश्न आता है इनमें से कौन सी एक सकारात्मक
चेहरे की अभिव्यक्ति है। नंबर 1, ध्यान केंद्रित हुए व्यग्र दिखना। नंबर 2, आंख से संपर्क बनाए रखना। नंबर 3, लगातार मुस्कुराते रहना। एवं नंबर 4, अपनी आंखें घुमाना। बच्चों, आपको ध्यान देना है, हमें यहाँ पर सकारात्मक प्रतिक्रिया के बारे में बताना है। तो ध्यान केंद्रित करते हुए व्यग्र दिखना, चिंतित दिखना। कभी भी ध्यान केंद्रित करते हुए व्यग्र या चिंतित नहीं दिखना है। नंबर 2, आंख से संपर्क बनाए रखना। बिल्कुल, हमें जब प्रतिक्रिया देते हैं तो हमें आंखों से संपर्क बना करके रखना है। नंबर 3, लगातार मुस्कुराते रहना। बिल्कुल नहीं, हमें लगातार नहीं मुस्कुराना है। एवं नंबर 4, अपनी आंखें घुमाना। हमें कभी भी ऐसा नहीं करना है, हमें अपनी आंखों को इधर उधर नहीं दिखाना है। हमें अपनी प्रतिक्रिया देते समय आई कांटेक्ट बना करके रखना है। तो इसका सही उत्तर है खा। दूसरा प्रश्न देखते हैं जो आता है, एक सीधे शरीर की मुद्रा संप्रेषित करता है या दिखाता है। यदि हम सीधे मुद्रा में खड़े हुए हैं तो यह क्या दिखाता है? नंबर 1, गर्व। नंबर 2, व्यावसायिकता। नंबर 3, आत्मविश्वास। नंबर 4, नम्रता। बच्चों, एक सीधे शरीर की मुद्रा दिखाता है कि आपके अंदर आत्मविश्वास भरा हुआ है। तो इसका सही उत्तर है आत्मविश्वास। इसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन आता है वह है, इनमें से कौन सा कार्य स्थल पर एक गैर मौखिक संचार नहीं है? तो बच्चों, आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से इसका सही उत्तर है खा, मध्यम गति से बात करना। तो बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे सत्र क्रमांक 5 को, जिसका नाम है प्रभावी संचार की बाधाएं। तब तक के लिए नमस्कार। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।